हेलो एवरीवन। आज हम 10th के साइंस में केमिस्ट्री वाले पार्ट को करेंगे। तो अपना पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो इसमें पहला टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो एक ऐसा प्रक्रम जिसमें कोई नया पदार्थ बन रहा है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई नया पदार्थ बन रहा है, क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। फिर दूसरा है अपना रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है? जो ये रासायनिक अभिक्रिया है इनको प्रतीक और सूत्रों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? अपना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एक रासायनिक समीकरण है 2H2 + O2 = 2H2O। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बना रहे हैं। तो एक रासायनिक अभिक्रिया थी, इसको एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिल रहे हैं, यानी ये क्रिया कर रहे हैं, तो ये हो गए क्रियाकारक और मिल करके क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद जल बना रहे हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? क्रियाकारक। और जिन भाग लेने के बाद में जो बनते हैं वो उत्पाद हो जाते हैं। फिर है रासायनिक समीकरण। जो ये रासायनिक समीकरण है इसको संतुलित कैसे करते हैं? कोई भी रासायनिक समीकरण दे दी हमको तो उसको संतुलित करना आना चाहिए। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रत्येक तत्वों में परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। यानी ये कोई तत्व है, इधर परमाणु की संख्या जैसे हाइड्रोजन की इधर 4 है तो इधर भी हाइड्रोजन 4 होनी चाहिए। यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड परमाणु की संख्या अगर समान है तो वो समीकरण संतुलित समीकरण कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित हम क्यों करते हैं? तो एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। यानी अभिक्रिया होने से पहले यानी क्रियाकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ही हम कोई भी रासायनिक समीकरण है वो संतुलित होनी चाहिए। फिर इसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले हम कोई भी मेटल है यानी धातु है उनके परमाणु की संख्या देखेंगे, उनको पहले बराबर करेंगे। उसके बाद में अधातु देखेंगे यानी नॉन मेटल देखेंगे, फिर ऑक्सीजन देखेंगे और हाइड्रोजन देखेंगे। जैसे हमारे कुछ उदाहरण दे रखे हैं मेटल के: जिंक, आयरन, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम, लेड। तो ये सारे मेरे क्या हैं? मेटल्स के उदाहरण हैं यानी धातु हैं। नॉन मेटल में आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन। ये सारे अपने क्या हैं? नॉन मेटल यानी अधातु हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी रासायनिक समीकरण दे दी हमें, जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं अपन। एक समीकरण दी गई है मुझे MnO2 + HCl, ये मिल करके क्या बना रहे हैं? MnCl2 H2O + Cl2। तो इसको अपन संतुलित कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे धातु। तो धातु मेरे पास यहाँ पे है Mn यानी मैग्नीज। अभी पढ़ा है अपन ने मेटल्स में मैग्नीज होती है। तो Mn इधर कितना है मेरा? 1 है Mn, और इधर भी कितना है? 1। तो Mn मेरा संतुलित है। उसके बाद में हम देखेंगे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे क्लोरीन को। तो Cl मेरा इधर 1 है, इधर कितने? 2। ठीक है, 2 और 2 इधर है 4, यानी 4 है। तो मेरे को HCl को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। उसके बाद में मैंने देखा ऑक्सीजन मेरे पास इधर कितने हैं? 2। इधर देखता हूँ मैं 1 और 1 ही है इधर, है ना। तो इसलिए मेरे को H2O से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर मैंने देखा हाइड्रोजन मेरे पास इधर 2 और 2 इधर और इधर है 4 लगा दिए मैंने इधर पहले ही, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरा। तो ये मेरा संतुलित समीकरण है। दूसरा उदाहरण देखो, Fe2O3 + Al = बन रहा है Al2O3 + Fe। तो सबसे पहले इसमें हमने धातु देखेंगे। सबसे पहले देखा Fe, तो Fe इधर 2 है इधर 1 है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर की तरफ हमने। फिर उसके बाद में देखा एल्युमिनियम इधर 1 है इधर 2 है, ठीक है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर अपन ने। फिर उसके बाद में हमने देखा ऑक्सीजन मेरा इधर भी 3 है इधर भी 3 है इधर भी 3 है, संतुलित है मेरा। ठीक है, तो ये मेरी संतुलित हो गई समीकरण ये। तीसरा उदाहरण देखो, Fe + H2O = बन रहा है Fe3O4 + H2। इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले धातु देखा मैंने। तो धातु मेरा आयरन यानी Fe है। Fe इधर 3 है इधर 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इधर। फिर उसके बाद में मैंने देखा हाइड्रोजन मेरे पास इधर कितने हैं? 2, इधर भी 2 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन देखा मैंने, ऑक्सीजन मेरे पास 4 है इधर है 1, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करा। इधर 4 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन मेरे हो गए 8।
ठीक है, इसलिए इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये मेरा हो गया संतुलित समीकरण। नेक्स्ट देखो चौथी, BaCl2 प्लस Al2 SO4 का होल ट्वाइस थ्राइस, ये मिलकर के बन रहा है BaSO4 प्लस AlCl3। इसको संतुलित करेंगे हम। तो सबसे पहले एल्युमिनियम देखा मैंने, तो एल्युमिनियम मेरा इधर कितना है 1 और इधर मेरा है Al2 यानी 2 है, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर BaSO4 ये देखा मैंने, तो इधर मेरे Ba 1, इधर कितने हैं 1, ये भी संतुलित है। ठीक है, उसके बाद में देखा मैंने SO4 भी SO4 होल थ्राइस 3 है, SO4 इधर 1 है, इधर 3 है, तो इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो BaCl2 इसको भी अपन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अपना संतुलित रासायनिक समीकरण हुई। उसके बाद में नेक्स्ट देखो NaOH प्लस XAl2O3, ये बन रहा है YNaAlO2 प्लस H2, यानी अपन को बताना है x की जगह क्या आएगा और y की जगह क्या आएगा। तो इसको संतुलित करेंगे हम, तो हम देखते हैं कि x की जगह तो 1 ही आएगा और y की जगह आएगा अपना 2, तो ये संतुलित हो जाएगी समीकरण अपनी। अब देखें नेक्स्ट टॉपिक है अपना रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले आती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यानी जुड़ना एक तरह से, तो 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करें, उसको बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। जैसे मेरे पास उदाहरण है Mg मैग्नीशियम प्लस O2, ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम धातु की रिबन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वह श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, और जो चूर्ण बनता है वो भी कैसा होता है, श्वेत चूर्ण यानी सफ़ेद चूर्ण होता है। अब इसमें ऊष्मा निकल रही है, इसलिए इसको बोलती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, यानी ऊष्मा निकलती हो उसमें। तो मैग्नीशियम धातु अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये किसकी उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का है। दूसरा देखो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O, यानी बिना बुझा हुआ चूना में अगर पानी मिलाएंगे हम तो बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, ये एक्वस होता है। CaO सॉलिड फॉर्म में है, पानी लिक्विड फॉर्म में L होता है, और CaOH का होल ट्वाइस ये हो गया एक्वस, तो ये बुझा हुआ चूना हो गया। इसमें भी हमें ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसको भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अगर ऑप्शन में आए कि CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस, ये रिएक्शन आ गई और पूछा कि कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको दोनों करना है, संयोजन अभिक्रिया भी है ये और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, दोनों अभिक्रिया हैं। नेक्स्ट देखो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, एक क्रियाकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएं। जैसे कि इसके कुछ प्रकार हैं, ऊष्मीय वियोजन सबसे पहले आता है। तो ये कौन सी होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है। संयोजन अभिक्रिया में यहाँ उदाहरण देखा था, ये कहती थी ऊष्माक्षेपी, यानी यहाँ ऊष्मा निकल रही थी और यहाँ हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा का अवशोषण करने वाली, शोषने वाली, अवशोषण। जैसे सबसे पहले देखा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चूना पत्थर होता है, इसको गर्म करा मैंने, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटेगा ये। नेक्स्ट उदाहरण देखो 2FeSO4, ये टूटेगा Fe2O3 SO2 और SO3। अब यहाँ ध्यान देना है, ये है FeSO4, ये होता है फेरस सल्फेट, इसका रंग होता है हरा रंग। ठीक है, इसको गर्म किया मैंने तो ये बन गया फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन गया, और ये होता है लाल बुरा, रेडिश ब्राउन होता है ये। और 2 गैस निकलती हैं SO2 और SO3, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला उदाहरण 2PbNO3 का होल ट्वाइस, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको मैंने गर्म किया, PbO लेड ऑक्साइड, NO2 और O2, ये बना मेरा। अब जो लेड नाइट्रेट है ये PbNO3 का होल ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट का कलर होता है सफ़ेद। फिर जो अपना PbO बना है यानी लेड ऑक्साइड बनता है, ये पीला अवक्षेप यानी येलो PPT बनती है इसका अवक्षेप, जो मतलब अघुलनशील हो जल में। ठीक है, NO2 और O2, जो NO2 है वो भूरी ज्वाला के साथ जलता है, यानी ब्राउन फ्लेम आती है इसमें। नेक्स्ट वियोजन का उदाहरण है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन जहाँ विद्युत धारा का उपयोग किया जाए, जैसे कि H2O है, ये टूटता है H2 गैस में और O2 गैस में। अब जो H2 और O2 टूटा है अपना, ये एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, एनोड पर होता है पॉजिटिव और कैथोड पर होता है नेगेटिव। तो एनोड पर आएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन, तो नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव पे, पॉजिटिव होता है एनोड। हाइड्रोजन पे होता है प्लस चार्ज होगा, तो ये जाएगा नेगेटिव वाले पे, तो नेगेटिव वाला होता है अपना कैथोड। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि विद्युत
वियोजन में, जल के विद्युत वियोजन में एनोड पर कौन सी गैस आएगी? ऑक्सीजन। और कैथोड पर कौन सी आएगी? हाइड्रोजन गैस आएगी। अब नेक्स्ट है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर कोई वियोजन हो रहा है, जैसे कि AgCl, ये सफ़ेद कलर का होता है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दें तो इसको Ag और Cl2 में टूटता है, तो ये सफ़ेद कलर से धूसर यानी ग्रे रंग का हो जाता है, इसलिए इसे खुले सूर्य के प्रकाश में नहीं रखते, चाइना डिश में रखते हैं इसको। AgBr है तो AgBr भी सूर्य के प्रकाश में Ag + Br2 में टूटता है। इसका उपयोग होता है ब्लैक फोटोग्राफी में, है ना, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट जो इमेज बनती है ना, उसमें इसका यूज होता है AgBr का। नेक्स्ट है तीसरी अभिक्रिया अपनी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया होती है अपनी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। जैसे मैंने कहा जिंक अधिक क्रियाशील है किससे? कॉपर से, तो ये क्या करेगा? कॉपर सल्फेट के यौगिक से कॉपर को विस्थापित करके खुद आ जाएगा। तो यह जिंक कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बना प्लस CO आ गया। अब जो कॉपर सल्फेट था ये कैसा था? नीला कलर का था। जिंक सल्फेट बना, ये कैसे बनेगा? रंगहीन बनेगा और कॉपर लाल हो जाएगा। अगला देखो, जिंक अधिक क्रियाशील है, ये H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 बना लेगा, H2 गैस निकलेगी और ऊर्जा भी निकलेगी इसमें। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस निकली है ये पॉप साउंड उत्पन्न करती है, यानी पॉप ध्वनि। हाइड्रोजन टेस्ट के लिए भी इसको यूज करते हैं कि H2SO4 जो अम्ल है, H2SO4 अम्ल होता है, इसमें अगर मैं जिंक धातु के टुकड़े डाल दूँ तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और पॉप की साउंड सुनाई देगी मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी निकल रही है इसलिए इसको ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं अपन, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, फिर है FeCuSO4 FeSO4 + Cu, यानी आयरन अगर कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट वही नीला कलर का, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बन जाएगा हरा कलर का FeSO4, यानी आयरन अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो इसने कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुद आ गया, तो आयरन सल्फेट बन गया प्लस Cu। ये नीला कलर का था, आयरन सल्फेट हरा कलर का हो जाएगा और कॉपर रेड कलर का, ठीक है। अब देखो, अब आप ये सोचोगे कि कौन सा यौगिक किसको कौन सा तत्व से उसके यौगिक से विस्थापित करेगा, तो इसकी एक सक्रियता श्रेणी दी गई है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Hg मरकरी होता है और Ag सिल्वर होता है, Au सोना होता है, ठीक है, गोल्ड होता है। और तो ये सक्रियता श्रेणी है, इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। अब देखो यहाँ पे हमने जिंक देखा था, तो जिंक किससे अधिक क्रियाशील है? कॉपर से है, Ag से है, Au से है, आयरन से है, तो इनके यौगिक से ये विस्थापित कर देगा। जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर आ रहा है वो नीचे आने वाले यौगिक तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो ये याद रखना ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी क्रियाकारकों के मध्य आयनों का एक्सचेंज होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है इसमें। जैसे उदाहरण है Na2SO4, ये रंगहीन होता है, ये BaCl2 के साथ अभिक्रिया करके BaSO4 + NaCl2 बनाता है। अब देखो, ये भी रंगीन था, ये भी रंगीन था, लेकिन BaSO4 बनेगा ये श्वेत अवक्षेप PPT, श्वेत अवक्षेप यानी ये अघुलनशील बनता है ना, ध्यान रखना। BaSO4 में बनता है श्वेत अवक्षेप और PbI2 में बनता है पीला अवक्षेप। लेड आ गया तो ये पीला अवक्षेप बनता है और BaSO4 में बनता है श्वेत अवक्षेप बनता है। जैसे उदाहरण है लेड नाइट्रेट PbNO3 Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करेगा तो लेड आयोडाइड + KNO3, तो यहाँ जो PbI2 बनेगा ये पीला अवक्षेप आता है इसका। नेक्स्ट है अपचयन उपचयन अभिक्रिया। क्या होती है? देखो, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं, यानी जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी। ऐसे ही इसके अपोजिट है अपचयन, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन की वृद्धि होना और ऑक्सीजन की कमी होनी। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया है, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, जैसे देखो कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी, हीट दिया हमने, कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक है, तो ऑक्सीजन जुड़ गए हैं, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो ये क्या है? अपना उपचयन है। किसका उदाहरण है? उपचयन का उदाहरण है। जो कॉपर था ये लाल भूरा रंग का था, यहाँ पे काला पड़ गया है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। अब देखो CuO, अगर इसको H2 के साथ अभिक्रिया करवाएं अपन तो Cu + H2O बनता है। इसमें देखो क्या हुआ, अपने ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की कमी हो गई और हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, है ना,
तो ऑक्सीजन की कमी हुई, तो ये कौन सा है, उपचयन अभिक्रिया। अब देखो नेक्स्ट है ZNO, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, Zn+CO। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, देखो ये ZNO, तो ZNO क्या कर रहा है, कार्बन के साथ CO यानी ऑक्सीजन की वृद्धि करा दी इसने, तो ये कर रहा है ऑक्सीकारक का काम। जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि करा रहा है किसमें, कार्बन में। इसके उल्टा कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन कर रहा है अपचायक का काम, यानी जिंक से ऑक्सीजन हटा रहा है, ठीक है, इसके साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ पे ZNO का तो हो रहा है अपचयन। ZNO का अपचयन कैसे हो रहा है, ZNO का अपचयन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये हो गया अपचयन। और जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसको ऑक्सीकरण या उपचयन बोलते हैं, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसको उपचयन बोलते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि ऑक्सीकारक कौन है, यहाँ पे ऑक्सीकारक हो गया जिंक ऑक्साइड। ऑक्सीकारक मतलब जिसने ऑक्सीकरण करवाया है, और अपचयक कौन हो गया, अपचयक हो गया कार्बन, यानी इसने क्या करवाया है, उपचयन कराया या ऑक्सीकरण करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, जैसे A+B मिल करके अगर मैं इसको ऊष्मा दूँ, ऊष्मा लेगी ये तो C बना रहा है, तो ये ऊष्मा दे रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, तो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकल रही है, जैसे A+B मिल करके C बना रहे हैं, प्लस ऊर्जा भी निकल रही है अपनी, है ना। जैसे उदाहरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को शोषण अभिक्रिया है, शोषण करते हैं, शोषण के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है। प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम गैस है, इनका दहन करते हैं तो उस ऊष्मा निकलती है। सब्जियों के अपघटन के द्वारा कंपोस्ट बन रहा है तो उसमें भी ऊर्जा आती है, तो ये क्या है, अपनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण। फिर नेक्स्ट है अपना संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण क्या होता है, जैसे जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता, अम्ल, आर्द्रता जैसे जलवाष्प हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनके संपर्क में आ जाती है तो वो संक्षारित यानी नष्ट होने लग जाती है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण बोलते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत आ जाती है ना, काली परत आ जाती है ना, और तांबे के ऊपर कैसे आ जाती है, हरी परत आ जाती है, ये संक्षारण बोलते हैं इसको। तांबे के ऊपर हरी परत आएगी और चांदी के ऊपर काली परत आती है। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या होती है, जो वसायुक्त और तेली जो खाद्य सामग्री है इसको लंबे समय तक अपन रख देते हैं तो ये उपचयित यानी ऑक्सीकरण होने लग जाता है इसका, और इसकी स्वाद और गंध भी चेंज हो जाती है, इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। अब इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, जो वसायुक्त खाद्य सामग्री है इसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं, है ना, जो ऑक्सीकरण को रोकें। और वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखी जाती है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑक्सीकरण नहीं होगा। जो चिप्स के पैकेट आते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस की जगह क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर था, आगे नेक्स्ट करते हैं हम।